प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यक्रम का नाम था अहलन मोदी। अहलन का मतलब होता है अरबी भाषा में हेलो, और अहलन मोदी का मतलब हुआ हेलो मोदी। ये इस कार्यक्रम का नाम था और इस कार्यक्रम का आयोजन यूएई के सबसे बड़े स्टेडियम में हुआ, जिसका नाम है जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम। और बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 1 लाख से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन कराना चाहते थे, लेकिन इस स्टेडियम में 60,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की क्षमता नहीं थी, इसलिए आयोजकों को इसका रजिस्ट्रेशन बंद करना पड़ा बीच में ही। और आज भी बारिश की वजह से बहुत सारे लोग जब इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए तो उन्हें इसका काफी अफसोस हुआ। लेकिन आप भीड़ देख सकते हैं, इस समय सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी स्टेडियम से जहां अभी प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी में मौजूद हैं, और जबरदस्त भीड़ वहां पर आपको देखने को मिलेगी। ऐसी भीड़ जैसी कि भारत में कोई ये रैली उनकी हो रही हो, बिल्कुल उसी स्तर की रैली जो है वो उन्होंने अबू धाबी में जाकर की है। कैसे उनका स्वागत हुआ अब देखिए। आप लोगों ने नया इतिहास रच दिया है। इस ऐतिहासिक स्टेडियम में हर धड़कन कह रही है, भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। हर सांस कह रही है, भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। बस इस पल को जी लेना है, जी भर करके जी लेना है। तो आज अबू धाबी के स्टेडियम में इस समय जो पूरा स्टेडियम है ये भारत माता की जय के नारों से गूंज रहा है। और जब प्रधानमंत्री मोदी ने यहां प्रवेश किया था उस समय ये पूरा स्टेडियम मोदी मोदी के नारों से गूंज रहा था। अब आप देखिए बड़ी बात, अबू धाबी में क्या गूंज रहा है? भारत माता की जय के नारे अबू धाबी में गूंज रहे हैं। अबू धाबी में मंदिर बन रहा है और अबू धाबी में यूपीआई भी पहुंच गया है। आपको ऐसा लगेगा जैसे शायद कोई सपना देख रहे हैं कि यूएई में एक मंदिर देखने को मिल रहा है। अबू धाबी में भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। अबू धाबी में अब लोग यूपीआई का इस्तेमाल करेंगे। यहां बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के इकलौते ऐसे नेता बन गए हैं जिनकी दूसरे देशों में होने वाली रैलियों और कार्यक्रमों में भी हजारों लोगों की भीड़ आती है। और इस भीड़ को देखकर इन देशों के राष्ट्र प्रमुख भी हैरान से रह जाते हैं। उन्हें यह विश्वास ही नहीं होता कि किसी नेता को सुनने के लिए उनकी अपनी भूमि पर भी इतनी भीड़, इतने लोग आ सकते हैं। उदाहरण के लिए वर्ष 2015 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने लंदन के वेम्बली स्टेडियम में एक रैली की थी, तब 60,000 लोगों की भीड़ को देखकर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून हैरान रह गए थे और उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी तो उनके देश में भी बहुत लोकप्रिय हैं। ये तब की तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं और देखिए कैमरून कैसे हैरानी से देख रहे थे कि इतनी भीड़ प्रधानमंत्री मोदी को यहां देखने के लिए आई है। इसी तरह वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी नाम से एक कार्यक्रम किया था जिसमें 50,000 लोग शामिल हुए। और उस दिन भी इन हजारों लोगों की भीड़ को देखकर अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बड़े हैरान रह गए थे। इतने लोग, इतनी भीड़ तो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी रैली में, उनके अपने देश में नहीं आती। पिछले साल जब प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में लोगों से खचाखच भरे सिडनी स्टेडियम में भाषण दिया था तो वहां आए लोगों की भीड़ को देखकर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी ने प्रधानमंत्री मोदी को बॉस कहकर पुकारा था कि वो तो दुनिया के बॉस बन गए हैं। और आज भी जब अबू धाबी में प्रधानमंत्री मोदी ने वहां के सबसे बड़े स्टेडियम में हजारों लोगों के बीच भाषण दिया तो यह दृश्य यूएई के राष्ट्रपति को भी
हैरान कर रहा था कि इतनी लोकप्रियता, इतनी भीड़ शायद उन्होंने इससे पहले किसी और नेता के लिए नहीं देखी थी, और वो भी उनके अपने देश में, उनकी अपनी भूमि पर। आज अबू धाबी पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया गया, और इस दौरान यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान खुद एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने के लिए पहुंचे, जो कि वहां एक बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है कि वहां का अगर राजा, वहां का किंग या राष्ट्रपति आप कह लीजिए, वो एयरपोर्ट पर किसी को रिसीव करने के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति ने अबू धाबी में भारत की यूपीआई पेमेंट सर्विस की भी शुरुआत की है, और इस तरह अब फ्रांस, सिंगापुर, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल और भूटान के बाद अब यूएई में भी भारत का यूपीआई पहुंच गया है, जिससे यूएई जाने वाले भारतीय पर्यटक अब वहां यूपीआई से पेमेंट कर पाएंगे। और हमारे जो दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं, इसके बाद अगर आप भी यूएई कभी जाएंगे, आप कभी दुबई जाते हैं, अबू धाबी जाते हैं या किसी और हिस्से में जाते हैं यूएई के, तो आप भी अब सीधे यूपीआई से वहां पेमेंट कर सकते हैं। और देखिए, यूपीआई जो है वो भारत की कितनी बड़ी सॉफ्ट पावर अब बन रहा है, और भारत ने ये यूपीआई जो है इसे अपनी एक नई ताकत बनाया है, और पूरी दुनिया की मदद अब भारत इस यूपीआई से कर रहा है। अब आप ये देखिए कि जब प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी पहुंचे तो वहां उनका कितना जबरदस्त स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री मोदी 14 फरवरी को अबू धाबी में यूएई के पहले हिंदू मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे, यानी कल। और ये एक ऐसी घटना है जिसकी आज से कुछ वर्ष पहले तक किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यूएई जैसे एक इस्लामिक देश में कभी कोई भव्य मंदिर भी बन सकता है। और कोई सोच भी नहीं सकता था कि यूएई जैसे मुस्लिम देश में इतने भव्य मंदिर का निर्माण एक दिन होगा, और यह मंदिर वेस्ट एशिया का सबसे बड़ा मंदिर बन जाएगा। इस मंदिर का निर्माण दिसंबर 2019 में शुरू हुआ था, और यह मंदिर 7 शिखरों वाला मंदिर है जो यूएई के 7 एमिरेट्स को दर्शाते हैं। और इस मंदिर का निर्माण 13.5 एकड़ के क्षेत्र में हुआ है, और इसके बाहरी हिस्से में 96 घंटियां लगाई गई हैं, और इस मंदिर में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम भी दर्शाया गया है। और इसके निर्माण में लगभग 700 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। भव्य मंदिर के भी आप आज ही दर्शन कर लीजिए। किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन का भी एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे, क्योंकि यह भी आज की एक बहुत बड़ी खबर है। और आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि जब केंद्र सरकार वर्ष 2021 में तीनों कृषि कानून रद्द कर चुकी है, तो फिर ये सारे किसान दोबारा से दिल्ली में आंदोलन क्यों करना चाहते हैं। क्योंकि आप भी सोच रहे होंगे कि पहले जो पिछला किसान आंदोलन हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि कृषि कानून आए थे और ये विरोध कर रहे थे। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने और इस सरकार ने उन कानूनों को वापस ले लिया, तो फिर अब यह नया आंदोलन किस लिए है, तो उसका जवाब जानिए। उससे पहले लेकिन आप ये देखिए कि आज जब पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने ड्रोन से प्रदर्शनकारी किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे, तो प्रदर्शनकारी किसानों ने पुलिस पर भी पथराव किया। और इसी तरह का तनाव पंजाब के संगरूर और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लगातार दिन भर बना रहा। पुलिस और किसानों के बीच यह टकराव आज दिन भर देखने को मिला। कुछ तस्वीरें अब आप आज की दिन भर क्या क्या होता रहा वो देखिए। लगातार आंसू गैस के गोले जेडे वो छड़े गए ने। किस तरीके से शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर से धमाकों की आवाज सुनाई दे रही। तस्वीरें देखिए आप, चारों तरफ धुआं धुआं है, आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े जा रहे, भगदड़ मची हुई है। तस्वीर आप देखिए किस तरीके से भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस द्वारा टीयर गैस सेल का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बार भीड़ को आगे किया जाता है, फिर पीछे भीड़ को पीछे छोड़ा जाता है, भीड़ फिर आगे आ जाती है। तकरीबन 2 घंटे से
लगातार इस तरह के हालात यहां पर बने हुए हैं, जहां पर पुलिस भीड़ को काबू करने की कोशिश करती है, लेकिन भीड़ और बेकाबू हो रही है। तस्वीर आप देखिए, यहां पर लगातार टीयर गैस के सेल छोड़े जा रहे हैं। देखिए तस्वीरें किस तरीके से यहां पर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। किसानों के इस आंदोलन की वजह से दिल्ली के सभी बॉर्डर्स को अब सील कर दिया गया है और यह बात हमारे दर्शकों को भी आज नोट करनी चाहिए। हमारे जो दर्शक एनसीआर में रहते हैं, दिल्ली और एनसीआर में, जो दर्शक हरियाणा और पंजाब में भी रहते हैं और दिल्ली आने के बारे में सोच रहे हैं, यह खबर जरा ध्यान से देख लें। अब यहां पर दिल्ली के जितने बॉर्डर हैं वहां पर बैरिकेडिंग करके भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और इसकी वजह से दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, लोनी बॉर्डर और कालिंदी कुंज बॉर्डर पर जबरदस्त ट्रैफिक जैम इस समय लगे हुए हैं और कालिंदी कुंज पर लगा ट्रैफिक जैम तो इस समय 5 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। इसलिए जो लोग दिल्ली से पंजाब, हरियाणा या राजस्थान जाने के बारे में सोच रहे हैं, आपको कोई काम है वहां पर, आपका कोई कार्यक्रम है जाने का, या जो लोग इन राज्यों से दिल्ली आने के बारे में सोच रहे हैं, उन तमाम दर्शकों को आज हम ये बताना चाहते हैं कि ज्यादातर बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा होने की वजह से आप भीषण ट्रैफिक जैम में फंस सकते हैं। इसलिए दिल्ली में सोच समझकर ही प्रवेश कीजिए आसपास के राज्यों से अगर आप आ रहे हैं, और अगर आप इन राज्यों में जा रहे हैं जैसे पंजाब और हरियाणा, तो भी सोच समझ कर ही जाइए। अगर बहुत जरूरी काम है तभी घर से निकलिए, वरना थोड़े दिन रुक जाइए। कि यह बात थोड़ी सी अजीब भी है कि पंजाब के जो किसान एमएसपी पर राष्ट्रीय कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, उन्हीं किसानों को देश में एमएसपी का सबसे ज्यादा लाभ अभी मिलता है। वर्ष 2020 में रबी की जिन फसलों को सरकार ने एमएसपी पर खरीदा, उससे 43,33,000 किसानों को लाभ मिला था और इनमें से सबसे ज्यादा 10.5 लाख किसान पंजाब से थे और 7,80,000 किसान हरियाणा से थे। यानी देश में एमएसपी का लाभ जिन किसानों को मिला, उनमें से 42% किसान अकेले पंजाब और हरियाणा से थे। लेकिन आज पंजाब के ही किसान एमएसपी को लेकर यह आंदोलन भी कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करना व्यवहारिक नहीं है। जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं उनका यह कहना है, क्योंकि अगर किसी फसल की गुणवत्ता यानी क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन सरकार ने उसका एमएसपी तय किया है, तो उस खराब क्वालिटी की फसल को भी एमएसपी पर खरीदने के लिए सरकार को बाध्य होना पड़ेगा। और अगर सरकार ने ऐसा कर भी लिया, तब भी बाजार में लोग इस खराब गुणवत्ता की फसल को कभी खरीदेंगे नहीं। और इसीलिए अर्थशास्त्री और एक्सपर्ट मानते हैं कि सभी फसलों पर एमएसपी की व्यवस्था को लागू करना शायद व्यवहारिक नहीं होगा देश के लिए। एमएसपी मुख्य रूप से धान और अनाज की फसलों पर लागू होता है और सरकार जब फसलों की एमएसपी तय करती है तो उसका उद्देश्य यही होता है कि किसानों को उनकी फसल की लागत का 50% रिटर्न मिल जाए, जिसकी सिफारिश स्वामीनाथन आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में की थी। लेकिन अभी समस्या यह है कि हमारे देश में सभी किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं मिल पाता और इसीलिए एमएसपी के कॉन्सेप्ट को बहुत सारे एक्सपर्ट्स व्यवहारिक नहीं मानते हैं। लेकिन आज राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है और उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने अपनी पहली गारंटी का ऐलान किया है और कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो देश के 15 करोड़ किसानों से उनकी फसल एमएसपी पर खरीदी जाएगी और कांग्रेस पार्टी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू जरूर करेगी। तो यह राहुल गांधी का एक बहुत बड़ा ऐलान है और उन्होंने कह दिया है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो किसानों की इस मांग को मान लेगी और एमएसपी का कानून लागू कर देगी। ये बहुत बड़ा वादा है देश के किसानों के लिए राहुल गांधी का और उन्होंने बिल्कुल सही समय पर आज ये ऐलान कर दिया। और वो ये भी कहते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को भी लागू कर देंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कब आई थी? यह रिपोर्ट वर्ष 2006 में आई थी। यह आज या कल की रिपोर्ट नहीं है, 2006 में आई थी और तब हमारे देश में यूपीए की सरकार थी, राहुल गांधी की, सोनिया गांधी की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे। लेकिन 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आने के बावजूद वर्ष 2014 तक यानी लगभग 8 साल तक यूपीए की सरकार ने कभी भी इस रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू नहीं किया। उनके पास 8 साल का वक्त था। लेकिन अब वही राहुल गांधी ये गारंटी दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में अगर आई तो सबसे पहले एमएसपी की गारंटी को ही देश में लागू करेंगे।
स्वामीनाथन जी को बीजेपी की सरकार ने भारत रत्न दिया, मगर जिस चीज के लिए स्वामीनाथन जी ने अपनी जिंदगी दी, हिंदुस्तान के किसानों के लिए जो उन्होंने मेहनत की, जो स्वामीनाथन जी ने कहा, उसको करने के लिए तैयार नहीं है।